आज मैं डॉक्टर अमरदीप राजकीय महाविद्यालय बिरोड़ की प्लेसमेंट सेल के तत्वाधान में और राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जन्म जन्म दिवस के अवसर पर हम एक 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यशाला में जो मुख्य लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से उनके दृष्टिकोण को एक तरह से रोजगार परक बनाया जा सके। जब हम अपनी करियर की तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो कई बार ऐसा रहता है कि हमें पता नहीं होता है कि किस किस फील्ड में कौन कौन सी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये पता करने में कई बार 2 से 5 साल निकल जाते हैं। तो वो वैसा आप सभी के साथ न हो, इसलिए इस कार्यशाला के माध्यम से आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बीकॉम है, चाहे बीए है, बीएससी है, तो सभी के सब्जेक्ट को हमने ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्स पर्सन हैं अपने हरियाणा से और बाहर से भी, तो उनको आमंत्रित किया है। उसके पीछे लक्ष्य एक ही है कि आप अपने जीवन में सफल हो। आप सफल होते हैं तो आगे एक तरह से एक विकसित राष्ट्र की नींव पड़ती है और हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आगे चलकर सुखमय हो और उस सुखमय के दौर में आपको कुछ न कुछ मेहनत जो करनी है वो एक सटीक दिशा में हो और हमेशा आपको इसके लिए खुश रहना है। तो इसी सिलसिले में एक जो स्वामी विवेकानंद की बात आती है, अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी जो बात आती है, अगर जीत जाते हैं तो सफल हो जाते हैं, आपके सामने सफलता आती है। अगर आप हार जाते हैं उसमें, तो आप दूसरों को गाइड भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस से हम ग्रेन करते हैं। और इन्हीं जो एक तरह से जो हम कहते हैं ना कि भाई जितने भी ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं वो हालांकि अपने फील्ड में सफल हैं, मगर उस सफलता के पीछे भी बहुत सारी असफलताएं होती हैं। तो उन्होंने अपनी असफलताओं से कैसे इस मुकाम को हासिल किया है, क्योंकि जब तक आप असफल नहीं होते हैं आपको सफलता का मूल्य नहीं प्राप्त होता है, ये पता नहीं चलता है उसका। वैसे ही हमारे बीच आज एक बहुत ही, जिसे हम आजकल हरियाणा में ग्रीन मैन के नाम से जानते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। प्रोफेसर दलजीत कुमार जी को मैं आप सभी से रूबरू करवाना चाहूंगा। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मेरे काफी अजीज मित्र रहे हैं। हमने दोनों ने एक साल में ही यानी 2012 में ही गवर्नमेंट जॉब्स स्टार्ट की थी। तो काफी पुराना एक तरह से हमारे बीच में संबंध है और इस संबंध में जो नई बात मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ वो ये रहता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज की सेवा का भाव उनका जो रहता है वो हमेशा उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है। आजकल डॉक्टर दलजीत कुमार जी देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय पानीपत में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास में कार्यरत हैं। अध्यापन के साथ साथ इनका जो मुख्य उल्लेखनीय कार्य है वो ये है कि 8,000 से ज्यादा ये वृक्ष रोपित कर चुके हैं और इसके साथ साथ 2 ऑक्सीजन पार्क, एक तो मॉडल संस्कृति इचराना, दूसरा राजकीय पाठशाला नांगलखेड़ी में स्थापित कर चुके हैं। और इसके साथ साथ राजकीय महाविद्यालय इशराना में इन्होंने एक जैविक खाद बनाने की मुहिम शुरू की थी और उस जैविक खाद बनाने की जो मुहिम है आज बहुत सारे कॉलेजों में इनके प्रयास के माध्यम से पहुंची है। अभी वर्तमान में ये इनका जो
फिलहाल का जो कॉलेज है जहाँ पे ये वर्तमान में पोस्टेड है, पानीपत राजकीय महाविद्यालय में, वहां पर ये कर रहे हैं। तो कई कॉलेजों से इनके पास आमंत्रण भी आए हैं, जैसे जे जो आईसी कॉलेज रोहतक है, वहां पर भी जैविक खाद की मुहिम इन्होंने शुरू की है। और इसके साथ साथ इतिहास विषय में लगभग 15 से अधिक शोध पत्र इनके पब्लिश हो चुके हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक कॉन्फ्रेंस इन्होंने ज्वाइन अटेंड की हैं, वहां पे अपने पत्र प्रस्तुत किए हैं। और 40 से अधिक एक्सटेंशन लेक्चर ये दे चुके हैं पर्यावरण के ऊपर, इतिहास के ऊपर और करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हमारे बीच एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हमारे बीच में है। और इसी इनके प्रयासों को समाज से, देश विदेश से सम्मानित भी होने का इन्हें एक तरह से गौरव प्राप्त हुआ है। 2018 में इनको ग्रीन मैन की उपाधि दी गई। 2020 में जो राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है कर्नाटक में इन्वायरमेंट को लेकर, डेक्कन इन्वायरमेंटलिस्ट सोसाइटी, वहां से इन्हें बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट 2020 का अवार्ड दिया गया था। 2020 में इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक रत्न अवार्ड दिया गया था। 2021 में बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है। और 2021 में ही इनको भीम रत्न अवार्ड भी दिया गया था। और 2021 में इन्हें राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर भीम रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा लगभग 60 से अधिक जो संस्थाएं हैं वो इनको सम्मानित कर चुके हैं। तो इनके बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनके ऊपर न जाकर हम आज का जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि मुख्य जो विचार है कि इतिहास में और पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाएं विद्यार्थियों के लिए हैं, तो उनकी बात हम आज इनके साथ करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आगे की प्रक्रिया के लिए प्रोफेसर दलजीत कुमार जी का आमंत्रित करता हूं और उनको पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमारी आमंत्रण को स्वीकार किया और विद्यार्थियों के लिए अपना संदेश देने के लिए अपना समय निकाला। तो प्रोफेसर दलजीत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर अमरदीप जी, मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बेरोड के प्राचार्य, जिनकी अध्यक्षता में आए दिन, जिनके मार्गदर्शन में आए दिन जो है नए नए राष्ट्रीय लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए नए प्रयास से चलते रहते हैं। डॉक्टर अमरदीप जी, जिनका मैं ये कहूं कि जुझारूपन, इनकी टीम भावना और विद्यार्थियों के साथ साथ जन साधारण को इतिहास की बारीकी सिखाने का और इतिहास से खोद खोद कर, एक हरियाणी में कहावत है, खोद खोद कर जिस प्रकार से जो है ढूंढ ढूंढ कर इतिहास की महान विभूतियों को ये लेके आते हैं। और आज उन्होंने प्लेसमेंट सेल के माध्यम से जो इनका राष्ट्रीय स्तर का एक वर्कशॉप चला हुआ है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से नौकरियों में विभिन्न सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाए और इनको जानकारी दी जाए। और मुझे जो है आज मौका दिया गया है, सौभाग्य है मेरा कि मैं एक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से अपनी बातों से एक दूसरे से रूबरू हो पाऊं। मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से मैं उस एक्सपीरियंस को साझा कर पाऊं और हमारे एक्सपीरियंस से हमारे इन बच्चों को भविष्य के नागरिक बनाने में एक प्रयास हो सके, एक सामूहिक प्रयास। तो हम आपस में एक वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है प्राचार्य श्री राजकुमार वर्मा जी का, आदरणीय डॉक्टर अमरदीप जी का, आदरणीय बहन शिवानी शर्मा जी का, आदरणीय बहन निशा रानी जी का।
मैं आप सभी का आभारी हूं, धन्यवादी हूं जो आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। सभी मैं आप लोगों का भी धन्यवादी हूं और आपकी जिज्ञासा कि किस प्रकार आप चाहते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है और आपको विभिन्न इतिहास विषय बड़ा है। इतिहास है, ये कहावत है। हम कहते हैं कि इतिहास में आपको हमेशा कहावत मिलेगी कि हम जो है राजे महाराजाओं का और मरे खुरों का इतिहास क्यों पढ़े, मरे खुरे जो है उनका इतिहास क्यों पढ़े, हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है कि हमने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, हमने समझा ही नहीं है। अब इतिहास में हमने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने देखा कि 6 करोड़ से अधिक व्यक्ति मारे गए और परमाणु बम्बों का एक विस्फोट देखा। हम महसूस हुआ कि इतिहास में इतनी भयंकर स्थिति आई, परमाणु बम। हालांकि हमने सीख नहीं ली, लेकिन एक बात की सीख ली। क्या सीख ली? कि हम जो है जब भी युद्ध होने की बात आती है तो विभिन्न राष्ट्र जो है आपस में दूसरे राष्ट्रों को, जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, वो समझाने का प्रयत्न करते और बीच बचाव करके युद्ध समाप्त हो जाता है या युद्ध होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। माहौल बना हुआ है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार से सीख ली है, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। बार बार कहते कि पानी के ऊपर होगा, हुआ तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये क्लियर है। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उनका इफेक्ट आज भी है। और आज क्या इफेक्ट है कि वहां बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं। चलो हम इतिहास के विषय के ऊपर मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो इतिहास, एक हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहां तक कारगर है, कहां तक आपको सहायता देता है। आप जो है ग्रेजुएशन के बाद, बीए, बीकॉम, बीएससी के बाद आपके पास अन्य विषयों में क्या संभावना, या आप कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी एक दिन का प्रयास नहीं है, ये एक लंबा प्रयास है। यस बेटा, प्लीज जैस्मिन एक बार आगे आज दिखा दो, उसके बाद आप, मैं थोड़ी देर पापा काम करें बात प्लीज। तो मैंने एक टॉपिक में स्टार्टिंग में ही दिखाने का प्रयास किया है कि युवा पीढ़ी भविष्य के नागरिक। शिक्षा हमें एक बात सिखाती है, शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है कि व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से, सोचन शक्ति, वो जातिवाद से, वो लिंगवाद से, वो भाषावाद, कौन सा कट्टरवाद, वो किसी भी प्रकार के कट्टरवाद से पढ़ा लिखा व्यक्ति और विचारों से बहुत आगे होता है। क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुन रही है? यस सर। मैं कोई ऐसा लेक्चर नहीं दूंगा कि जिसमें आप बोर हो जाओ। आपको बोर होता लगे तो मुझे बता देना, मैं वहीं 2 ही मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। ओके सर। लगभग मेरे को ये बता दीजिए ताकि मैं उसी बात में, उसी टाइम में अपने आप को कंक्लूड कर दूं। बच्चे आप बताओ कितना टाइम चाहिए? सर जितना आप लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं लगभग कोशिश करूंगा कि 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ही अपनी बात को समाप्त कर दूं और आपको कुछ नया बताने का प्रयास करूं। सबसे पहली बात आती है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इतिहास विषय,
और पर्यावरण संरक्षण। हमने ग्रेजुएशन कर ली, हम पास आउट हो गए। सबसे पहले जब है हम छोटे बच्चे थे, मैं भी था, मेरी गुड़िया भी आई थी, आप भी बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे, आज भी बड़े प्यारे बच्चे हैं, मेरी बेटियां है, मेरे बेटे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो आप आज भी। तो जब हमने प्रारंभ में स्कूल ज्वाइन किया था तो हमारी स्थिति आपको जो है प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रही है। हमारी ये थी, आपके अथक प्रयास से, क्योंकि यहाँ जो है एमए के विद्यार्थी भी हैं, एमकॉम के भी हैं और अलग अलग स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं। आप लोगों ने और हमने अथक प्रयास किया, मेहनत की। शिक्षा एक दिन का प्रयास नहीं है या कुछ क्षण का प्रयास नहीं है, थोड़े समय का नहीं है, अपितु एक लंबा प्रयास है। हमने क्या किया, हमने प्रयास किया, हम पढ़ते गए, हम जो पहली क्लास में आए, आजकल तो जो है प्ले स्कूल होता है, एलकेजी यूकेजी पता नहीं क्या क्या है। इसके बाद आप जब ग्रेजुएशन पास होगी तो ये स्थिति पैदा होती है कि हम जो है, हमने ग्रेजुएशन पास कर ली, आपको डिग्री मिलती है, कितनी खुशी होती है। उस माँ बाप से पूछ के देखना कभी, और खुद से भी, मैं खुद देखता हूँ, आप खुद देखते हो, जिस माँ बाप ने पेट का एक एक टुकड़ा काट के पढ़ाया है। इतिहास के अंदर बेटियों को पढ़ने का राइट नहीं था, राजा महाराजाओं की बेटियां पढ़ा करती थी, आम जनसाधारण की बेटियां नहीं पढ़ा करती, मजदूर किसान की बेटियां नहीं पढ़ा करती, अनगिनत बाधाएं थी। अब क्या हुआ, अब जो है बेटियों को पढ़ाना, पहले कहते थे कि बेटियां जो चार दीवारी की वस्तु है, लड़कियां, और इनको कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना, इनको क्या करना है, ये जो केवल जो चूल्हे के आगे रोटियां बनाएंगी, पूरा दिन घर का काम करेंगी, और अनगिनत बाधाएं थी। कहीं बहु विवाह पर था, कहीं विधवा विवाह की हथौड़ी नहीं मिलना, कहीं बाल विवाह, कहीं सती पर था, कहीं पर्दा पर था, और जो घर के चार दीवारी की वस्तु, और पूरा दिन काम करने के बाद एक मानसिकता थी कि लड़कियां करती क्या है, कुछ नहीं करती। लेकिन ये धारणा चेंज हुई, समाज के अंदर ये धारणा बिल्कुल चेंज हो गई, और चेंज होते होते क्या हुआ, चेंज होते होते आज स्थिति ये आ गई कि मेरी बेटियां सामने आपको दिखाई दे रही हैं, आप सभी मेरी बेटियां यहाँ जो जुड़ी हुई है, सभी जो माँ बाप कहता, भाई कहता कि मेरी बहनें, मेरी बेटी, मेरी जो है, एक पति कहता कि मेरी वाइफ पढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है शिक्षा ने हमें क्या दिया, शिक्षा ने हमें अच्छे विचार दिए। आप लोग सभी एग्री हो इस बात पे कि शिक्षा ने हमें अच्छे विचार दिए हैं? यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। तो आगे बढ़ने से पहले हम छोटा एक प्रयास से जो है, इन फ्यूचर जब, क्योंकि हमें मौका मिलेगा, एक प्रयास हम करेंगे क्या आप लोग, कि हम जो है शिक्षा के लोग को, जनसाधारण आम आदमी तक ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे चल रही है आज 7 डे वर्कशॉप। उन्होंने कहा था कि उस आम आदमी के पैसे के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर हमने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, और हम बहुत बड़े गद्दार हैं अगर हम उस जनसाधारण को, हम उस आम आदमी को शिक्षा नहीं दे पाते, नहीं कर पाते। तो हमने ग्रेजुएशन पास कर ली, बड़ी खुशी हुई। अब कहते हैं कि एक इतिहास में संभावनाएं क्या है। बीए के बाद, बीकॉम के बाद, बीएससी के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। इतिहास को मैं एक बार साइड बाय कर देता हूं। हम जो है एमए के लिए जाते हैं, एमकॉम के लिए जाते हैं, एमएससी के लिए जाते हैं, कहीं हम बीएड के लिए जाते हैं। अब इतिहास का रोल क्या रहता है? इतिहास का रोल ये रहता है कि आप कहीं भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर चले जाए, हमें इतिहास के 100 मार्क्स में से कम मिनिमम जो है 10 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात आप सभी एग्री करते होंगे। 10 से लेकर 20 तक का आंकड़ा हमारा होता है इतिहास का। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम जो है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, बीए के बाद, बीए के बाद हम बीएड कर सकते हैं, जो फिलहाल 2 साल की हो चुकी है आपके पास। हम एमए कर सकते हैं, 2 साल की होती है। बीएड टीचर के लिए आपको बीएड में एस्टेट करना जरूरी है। सीटेट बोल देते हैं आजकल, पहले एस्टेट बोला करते थे। अब ये सीटेट के अंदर भी आपको इतिहास विषय
20 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आप जो है बीएड और एमए करके, क्योंकि जूनियर लेक्चरर के लिए स्कूल कैडर में जो लेक्चरर होता है उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आप जो है 50 मार्क्स, 50 नंबर जो है आपके जो है एमए क्लास में कम से कम होने चाहिए, एमए में, और साथ में आपको बीएड पास होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। और उसके बाद आपको जो है एच टेट, जिसको हम सी टेट कह देते हैं, वो पास होना चाहिए। इसमें भी आपको इतिहास विषय लगभग जो 15 से 20 नंबर का 100 में से मिलता ही मिलता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आती है वो ये आती है, क्या मेरी पीपीटी आपको शो हो रही है? यस सर। नहीं जी। नो सर। 1 मिनट। ओके। शो तो हो रही है सर। अब दिखाई दी आपको? नो सर। नो सर। मैं एक सेकंड दोबारा मैं आपको जो है ये स्क्रीन पे दोबारा आपके तभी करूंगा इसको अच्छी तरह से। 1 मिनट। चुप हो जा। अब शो हो गई ना? यस सर। यस सर। मैंने ये टॉपिक आपको दिखाने का एक प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो है हिस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है। आर्ट हिस्ट्री, जिसमें हम पेंटिंग वगैरह की बात करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्कोलॉजी हिस्ट्री। आजकल जब से ये एक नया आयाम आया है कि एक राष्ट्र के अंदर, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के अंदर जो साम्राज्यवाद की भावना थी, एक मिलिट्री हिस्ट्री कि किस प्रकार से सैनिक जो है कौन कौन से हथियार है, एक मिलिट्री हिस्ट्री के विषय के रूप में भी हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। सोशल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल में जो समाज शास्त्र की बात आती है, समाज के पूरा का पूरा समाज है, समाज महिला, पुरुष और परिवार से बनता है। परिवारों का समूह एक जो है एक समाज का निर्माण करता है। तो हिस्ट्री हमें नए आयाम में लेके जाती है। मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से जो है आपकी जो हिस्ट्री है वो आपको बीएड में एक जूनियर लेक्चरर के लिए काम आती है। इसके बाद हमने एमए किया, एमए के बाद हम एमफिल करते हैं। फिलहाल जो है एमफिल का जो एक बीच में आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कि एमफिल की बजाय सीधा पीएचडी होगी। तो आपको क्या मिलेगा कि आप जो एमफिल जो है, एमफिल का मतलब है कि आपको रिसर्च की जानकारी होना। अब रिसर्च की जानकारी और जो एक डिग्री होती है, एक एमफिल, एमफिल के बाद आप पीएचडी के लिए जाते हैं, या इससे पहले एक अलग कोर्स है कि आप जो डायरेक्ट एमए से सीधा पीएचडी के लिए जाते हैं और आपको 6 महीने का एक कोर्स वर्क करना होता है। 6 महीने का कोर्स वर्क करना आता है। इसके साथ साथ एमए करने के बाद, एमए प्री में भी आप प्री कर लिया आपने, उसके बाद भी आप जो है नेट और जीआरएफ के लिए आप दे सकते हैं। अब नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एक असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर, ये 3 कैटेगरी आपको होती है यहाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर जो न्यू ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद जो है आपको एसोसिएट प्रोफेसर। ये अलग अलग चीजें हैं, कहां से क्या होगा मैं कल थोड़ा बता पाऊंगा आपको। इसके बाद जो तीसरा सिस्टम होता है वो होता है प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका होता है वो, उसके लिए आपको नेट प्लस में पीएचडी की आवश्यकता होती है। नेट और पीएचडी मैंने दोनों को यूज किया है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार आप केवल और केवल मात्र नेट होने के बाद, केवल और केवल नेट क्वालिफाई, एमए है, एमए के अंदर क्या है, एमए के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 55% होती है, प्लस में नेट होता है। इसके बाद जो है वैकेंसीज निकलती हैं, वैकेंसीज के बाद जो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, वो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री बेस्ड होगा। ये अन्य सब्जेक्ट के विद्यार्थी उसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो है आप सीख सकते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अनुसार भी आप इस बात को ग्रहण कर सकते हैं।
साथ ही साथ फिर जो है आप नेट के लिए जाओगे, नेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जीआरएफ के लिए जाते हैं। पीएचडी में आपको एक फेलोशिप मिलती है, पीएचडी में हमें एक फेलोशिप मिलती है, उस फेलोशिप के आधार पे जो है हमें जो है एक सिस्टम मिलेगा कि आपको जो सरकार जो कुछ पैसे साथ ही साथ एजुकेशन के साथ देगी। ये तो टॉपिक हमारा था, आप जो है फर्दर स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से अपने टॉपिक पे वही आता हूं कि जहां से हमने शुरू किया था। हिस्ट्री के अंदर ये एक आंकड़ा दिया गया है 1998 से लेकर 2009 तक का, कि पीएचडी करने के बाद आप कहां कहां किस प्रकार की आपके पास संभावनाएं हैं। इसके बाद जो है आप हिस्ट्री करने के बाद आपको जॉब में, ठीक है ये तो टीचिंग का हो गया कि आप जो है बीएड में जा सकते हो, जेबीटी में भी जा सकते हो, आप जो है जूनियर लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बन सकते हो, आप जो है असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर बन सकते हो। ये तो आपका होगा एक एजुकेशन लेवल की बात आ गई। इसके अलावा क्या है, एक आर्कोलॉजिकल, जिस प्रकार से मैंने आपको, मेरे विद्यार्थी भी होंगे यहाँ, हम बताते हैं कि जो पुरातत्व, सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी ने सुनी होगी, किलों के बारे में सभी ने सुना होगा, सिक्के अभिलेख इनके बारे में सभी ने सुना होगा। तो हम आर्कोलॉजी की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें ये आपको मैंने अगली स्लाइड दिखाई है, एक जो स्लाइड दिखाने का प्रयास किया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साइट है। यहाँ आपको अपार संभावनाएं, हर एक राष्ट्र अपने इतिहास को संजोने का प्रयास करता है, अपने इतिहास को संजोकर, और वो प्रयास करता है कि किस प्रकार से हम इतिहास में संभावनाएं तलाशें। तो यहाँ नौकरियों के बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत कम काम आर्कोलॉजी सेक्टर में हुआ है। आप कोई भी गांव देखेंगे, पहले जो है हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा के बाद जो खोज आपके पास जो है हड़प्पा हुआ, फिर मोहनजोदड़ो। आज देखते कि 360 से अधिक छोटी छोटी साइट, छोटी बड़ी साइटें, और हरियाणा और बात करें भारत में सिंधु घाटी और इसके बाद जितने किले हैं, हम बात करते हैं योद्धे गणराज्य की, सारा का सारा इतिहास उनका सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ आपके पास एक अपार संभावनाएं हैं एक जॉब प्राप्त करने की। इसके साथ साथ भी एक जो है उत्खनन हुआ है, यहाँ जो है नंदी के रूप में जो है आपको एक आकृति दिखाई गई, 4 आपको चित्र जो दिखाए गए हैं, यह भी संभावना ही आर्कोलॉजी फैक्ट में आती है। इसके साथ साथ एक नया आयाम भी आ गया आजकल तो, और नया आयाम कौन सा आ गया, फिल्मी जगत में देखते हैं हम, फिल्मी जगत में फिल्में आ गई, कौन सी, हिस्ट्री बेस आ गई। और आप देखोगे कि जो है ये मैंने आपको सिकंदर फिल्म दिखाने का प्रयास किया है। सिकंदर फिल्म जो है 1941 में, यानी भारत आजाद होने से पहले, भारत आजाद होने से पहले ही आपको एक फिल्म दिखाई देती है, सिकंदर, सिकंदर महान, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पोरूस के साथ युद्ध हुआ था। तो ये युद्धों का वर्णन और क्या कुछ रहा था, ये फिल्मी जगत में भी अपार संभावना स्क्रिप्ट राइटर की है। इतिहास में जो है कोई आप नई कहानी लिख के, नई कहानी इतिहास के तथ्यों के आधार पर, हालांकि जो संजय लीला भंसाली ने एक और काम कर दिया, संजय लीला भंसाली ने अब एक नया काम कर दिया, पद्मावत आ गई। इन्होंने जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी फिल्म को और ज्यादा चलाने के लिए इन्होंने रानी को ही नचवा दिया। ये सिस्टम क्या है, इतिहास के साथ किस प्रकार से छेड़खानी होती है, और उसको इतिहास का विद्यार्थी कैसे, इतिहास का विद्यार्थी उसको समझेगा, देखेगा। बेटा अनगिनत फिल्में आई है, झांसी की रानी आई 1953 में आई, मुगले आजम 1960 में आई, रजिया सुल्तान 1983 में आई, अशोका 2001 में आई, मंगल पांडे, ये सारी की सारी हिस्ट्री बेस। और फिलहाल जो है पृथ्वीराज चौहान भी आ रही फिल्म, मंगल पांडे, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत। इसमें इतिहास के, अभी पानीपत भी आई थी। आज जो है बड़ा इतिहास का ऐतिहासिक दिन, आज ही के दिन तीसरा जो पानीपत का है, जो मराठा और जो है दूसरी अहमद अब्दाली थे, लगभग 70,000 मराठा मारे गए थे आज ही के दिन। काले आम की घटना है, काले आम के बारे में आप सभी इतिहास के विद्यार्थी जानते हो। ये कहां से है, अब पानीपत जो मूवी आई इसके बारे में थोड़ा अब मैं इतिहास के ऊपर जाता हूं थोड़ा।
अब पढ़ाने हमारे इतिहास का विद्यार्थी कर क्या सकता है, एक बेटर स्क्रिप्ट दे सकता है। यूट्यूब के ऊपर भी आपके पास अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हम अगर आप यूट्यूब पे छोटी छोटी हिस्ट्री को जोड़कर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री के रूप में डालते चले जाओगे, उसमें इतिहास के तथ्य विभिन्न राइटर्स जो हैं उन राइटर्स के विचारों को लेते आओगे कि फलाने एक बुक के अंदर ये बातें लिखी है, ये इतिहास यहाँ का ही है। व्यूअर बढ़ते हैं, आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है लाखों रुपए मिलते हैं। अगर आपके व्यू जो है मिलियंस में चले जाते हैं तो आपको जो 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे होने चाहिए, और उसके बाद आपके अपार संभावनाएं हैं, आप इतिहास पे काम कर सकते हैं। तो इतिहास में आपको अलग अलग संभावनाएं भी हमें यहाँ दिखाई देती है। दूसरी जो बात है कि यूट्यूब के माध्यम से एक आप गूगल के ऊपर ब्लॉग भी लिख सकते हो। ब्लॉग के भी आपको अलग से पैसे दिए जाते हैं। अगर आपका ब्लॉग बहुत बेटर तरीके से चलना प्रारंभ हो जाए तो आपको जो है एक नया सिस्टम भी क्रिएट होगा वहां, और नया सिस्टम क्या होगा कि आपको जो है गूगल पैसे देगा। ये भी एक आपकी बड़ी बात है। अब गूगल पैसे देगा तो ये भी अर्निंग का एक सोर्स है। कहां से आया, ये भी आपको हिस्ट्री बेस्ड सोर्स मिलेगा। इसके साथ साथ जो है आईएएस की बात करते हैं, हम आईएएस की बात करते हैं, हम इधर जो है हरियाणा की बात करते हैं, हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात। इनमें क्या है, जब हम यहां जाते हैं तो आपको एक चीज और दिखाई देती है। यहां भी हमें जो है, यहां भी हमें किसी भी पेपर में, आईएएस में एक मेन पेपर इतिहास का होता है। पहला पेपर प्री होता है। प्री के अंदर भी आपको जो सभी जो जीके का होता है उसके अंदर इतिहास का बड़ा पार्ट होता है। इसके साथ साथ जो है आपको दिखाई देगा कि इतिहास के अंदर, एक मिनट बेटा प्लीज, ये एक मिनट, ये बार बार जो है एक नई चीज और दिखाई देती है यहाँ इतिहास में। और इतिहास में आपको नई चीज क्या दिखाती है कि आईएएस में जितने भी आप देखोगे, इंटरव्यूज देखना, आम धारणा देखना, चाहे हरियाणा पुलिस की बात आ जाए, चाहे एसएससी की बात आ जाए, सभी में इतिहास आता है। इतिहास के जब परी की बात आ जाए तो बहुत बड़ा जो पेपर होता है, पेपर के बाद जो है आपको जो हुआ क्या मिलेगा, वहां इतिहास का बहुत बड़ा ऑप्शन मिलेगा। नंबर 2 पे आपको एक बात और दिखाई देगी, और वो क्या दिखाई देगी, वो ये दिखाई देगी कि आप जब मेन के लिए जाते हो तो वहाँ इतिहास का एक अलग पेपर होता है। और ज्यादातर जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो कल को भारत के में आईएएस बनते हैं, हरियाणा में एचएएस बनते हैं, वो सभी के सभी जो है इतिहास विषय को बहुत बड़ी संख्या में चूज करते हैं। ये नहीं कि इतिहास विषय को चूज करते हैं, लेकिन इतिहास में अपार संभावनाएं हैं। एक संभावना है, अब मैं आपको थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में, थोड़ी संभावनाओं के बारे में जो बताता हूँ। क्या यहाँ तक कुछ थोड़ा विद्यार्थियों कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कुछ ठीक लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ ये नहीं कि मैंने आपको लेक्चर दिया और ठीक है भाई खत्म होगा कुछ, क्योंकि अगर लेक्चर का माध्यम और जो ये 7 डे वर्कशॉप है, इसका बेनिफिट आपको तभी रहेगा जब आपको कुछ समझ में आएगा। तो मेरा प्रयास भी ये है कि आपको धीरे धीरे थोड़ा समझाने का कुछ प्रयास करूं। मैं ये बताने के बाद मैं आपको हम तैयारी करते कैसे हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर दूंगा, जो हम और जो है अनगिनत हमारे मित्र मंडली थी वो किस प्रकार से वो कामयाब हुए, लाइब्रेरी में क्या होता है, इन बातों का भी थोड़ा हम आपको बताने हो। एक इन्वायरमेंट में बड़ी संभावना है, क्योंकि इसके साथ साथ एक टॉपिक मेरा जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में इतिहास और साथ में इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण मेरा जो है मेरी आत्मा का विषय है। इतिहास का मैं विद्यार्थी हूं, लेकिन पर्यावरण क्योंकि समय की जरूरत है। अब समय की जरूरत है कि आपने कोरोना काल भी देखा, कोरोना काल में किस प्रकार से आप देखते हो कि हम जो है कहां बह गए, हम जो है दूसरी धारा में बह गए। हमने देखा कि 20-20 हजार रुपए के सिलेंडर मिले। तो हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए। एक इतिहास में एक संभावना एक बहुत बड़ी आ गई, मेरे को ध्यान आई। एक इतिहास हमें तर्कवाद सिखाता है। तर्क क्या होता है? तर्क होता है बेटा किसी की बात को, कही गई बात को
एज इट इज ना मानकर अपने दिमाग में सोचकर अच्छा बुरा सही है या गलत है उसके बारे में विचार करना। महात्मा बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो है किसी बात को सत्य मत मानो, इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं। यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने लॉजिकवाद का सिद्धांत दिया था और ये बहुत बड़ी देन है उनकी। तो उन्होंने कहा था कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, अपितु अपनी तरक्की कसौटी के ऊपर उसको खरा उतारो। इससे पहले कहा जाता था कि वैदिक सभ्यता जो वेद है वो परमात्मा की भगवान की वाणी है और उसमें जो लिख दिया गया, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया, महिलाओं के लिए लिख दिया गया कि ये इनको पढ़ने का राइट नहीं है, इन्हें जो है सती कर दिया जाएगा, इनको जो सती प्रथा थी, जोहर प्रथा दिखाई देती है। ये सारी बातें सही है। ऐसा जो है आधुनिक काल क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, संविधान भी यही कहता है और जो है महात्मा बुद्ध भी ये कहते हैं, महावीर स्वामी भी ये कहते हैं और सभी महापुरुष स्वामी दयानंद भी ये कहते हैं और जो है स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं, भगत सिंह भी यही कहता है कि तरक्की कसौटी के ऊपर खरी उतारो। और जो है आपको हमेशा कहते मिले जो शिक्षाविद है वो भी ये कहते मिलेंगे कि जो है आप तरक्की कसौटी पर खरा उतारो। जब तरक्की कसौटी पर खरा तो है अन्यथा नहीं। और इतिहास के बारे